गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने वाल्डन इन्वर्जन तक कर लिया था बेटा। आज हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स स्पेसिफिकेशन। इन सब के नोट्स मैं ऑलरेडी पीडीएफ के थ्रू सेंड कर चुकी हूँ आपके ग्रुप में, आप एक बार उन्हें देख लेना। आज हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे और इसके बाद हमारा ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर रह जाएगा, दैट इज़ साइक्लोएल्केन्स एंड एल्केन्स। ठीक है बेटा। तो कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स स्पेसिफिकेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स इन स्पेस कॉन्स्टिट्यूट स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है कि एटम्स और ग्रुप की अरेंजमेंट जो है स्पेस में डिफरेंट हो उसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमर, और डिफरेंट अरेंजमेंट को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि ये देखो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड की दो कॉन्फ़िगरेशन बना रखी हैं। अब आपको देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, बट एक्चुअली ये दोनों सेम नहीं है। एक है प्लस या स्मॉल डी फॉर्म, एक है माइनस या स्मॉल एल फॉर्म। प्लस या स्मॉल डी फॉर्म का मतलब है कि ये कंपाउंड जो है लाइट को राइट साइड घुमाता है। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस का और स्मॉल एल का मतलब है कि ये कंपाउंड लाइट को लेफ्ट साइड घुमाता है, दिस इज लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो ये दीज आर नॉन एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, दीज आर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। प्लस और माइनस को हम रिलेटिव कहते हैं। दूसरी तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है एक्चुअल या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को हम कैपिटल डी और कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी और स्मॉल एल वाली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, ये लाइट की रोटेशन को बताती हैं कि कंपाउंड लाइट को राइट साइड घुमाता है या लाइट को लेफ्ट साइड घुमाता है। अब जो कैपिटल डी और कैपिटल एल होती हैं उन्हें कहते हैं एब्सोल्यूट या एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, पहले मैंने कह दी डी। जो कैपिटल डी और कैपिटल एल होती हैं वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बताती, वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बताती हैं। ठीक है, पहले मैंने ये बेटा मैं गलत बोल गई कि जो कैपिटल डी और कैपिटल एल होता है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बताता, वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, और ऊपर वाला एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। स्मॉल डी और स्मॉल एल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। ठीक है जी। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कैपिटल डी और कैपिटल एल। कैपिटल डी और कैपिटल एल कैसे देखने हैं? देखो बेटा, यहाँ ये जो कार्बन है CH2, इसके साथ वाला जो OH है वो राइट साइड है। अगर राइट साइड है तो कैपिटल एल, अगर CH2 के साथ वाला OH लेफ्ट साइड है तो अगर राइट साइड है तो कैपिटल डी, और अगर लेफ्ट साइड है तो कैपिटल एल। ठीक है जी। मैं एक बार से रिपीट कर देती हूँ। अगर स्मॉल डी और स्मॉल एल है उसका मतलब जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो लाइट को राइट साइड घुमाएगी, कॉन्फ़िगरेशन लाइट को लेफ्ट साइड घुमाएगी। ठीक है, और अगर आपके कायरल कार्बन का जो OH है वो राइट साइड है तो कैपिटल डी, कायरल कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट साइड है तो कैपिटल एल। कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, स्मॉल डी और स्मॉल एल जो है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, द एक्चुअल अरेंजमेंट इन स्पेस। एक्चुअल जो अरेंजमेंट होती है एटम्स और ग्रुप्स की स्पेस में उसे कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, उसके बाद एक होती है R एंड S कॉन्फ़िगरेशन। R इज फॉर रेक्टस एंड S इज फॉर सिनिस्टर। ठीक है, अगर कंपाउंड जो है बेटा क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसे कहते हैं R कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर जो कंपाउंड है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसे कहते हैं R कॉन्फ़िगरेशन। अगर देखो अभी ये एरो उल्टा है, अगर कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसे कहते हैं S रोटेशन। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखना है? ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन होता है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो। अब इन ग्रुप्स को नंबरिंग देनी है। इन ग्रुप्स का पहला मेंबर देखना है, इसका ऑक्सीजन है, इसका कार्बन है, इसका भी कार्बन है, इसका हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है? ऑक्सीजन का, तो ये नंबर 1। फिर उसके बाद बेटा कार्बन, पर यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन का दूसरा आइटम हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन का दूसरा आइटम ऑक्सीजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो गया, इसको नंबर 2। ठीक है जी, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। ठीक है जी। अब बेटा 1 से जो है 1 2 3 घुमाओ, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है 1 से 4 की तरफ तो दैट इज, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो R कॉन्फ़िगरेशन। देखो 1 से 4 की तरफ घुमाना है, वाया 3 नहीं जाना, अगर 4 बीच में आता है तो वाया 4 जाना है। 1 से 2 की तरफ जाना है, वाया 4 जाना है, वाया 3 नहीं जाना। ठीक है जी, तो अगर क्लॉकवाइज है तो R है, और सेम अगर इसमें देखो ये 1, ये 2, ये 4 और ये 3। अब देखो 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो S है, इसे कहते हैं R एंड S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से यहाँ तो सिंगल कार्बन था, यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है,
तो सेकंड कार्बन पे भी आपने कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, थर्ड पे भी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। तो 2 की भी एस आई है, यहाँ पे 3 की भी एस, यहाँ पे 2 की एस आई है, 3 की आर। ये आप ड्रॉ करके देखोगे, घुमा के देखोगे, अगर क्लॉकवाइज है तो आर है बेटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस है। उसके बाद बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन डबल बॉन्ड के अराउंड उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, आपने सिस और ट्रांस पढ़ा था, वो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो इसमें जो है सेम ग्रुप सेम साइड है, डबल ग्रुप के सेम साइड है, तो ये सिस हो गया। ठीक है, और इसमें सेम ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड है, तो ये हो गया ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो होते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड जो पोजीशन है उससे डिसाइड होता है कि सिस फॉर्म है या ट्रांस। कंडीशन क्या चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर की? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी है, और जो है कार्बन कार्बन के जो अराउंड जो दोनों ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ए और बी, और यहाँ पे भी ए और बी। ठीक है जी, अगर सेम ग्रुप सेम साइड में तो सिस 2 ब्यूटेन, अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में तो ट्रांस। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ सिस ट्रांस सिस्टम क्या है कि अगर जो है चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएं, अगर चारों ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट हो जाएं तो आप सिस और ट्रांस नहीं यूज़ कर सकते। फिर हम यूज़ करते हैं बेटा ई एंड जेड सिस्टम। ई को कहते हैं एंटीजन, ई का मतलब होता है ट्रांस ऑपोजिट, और जेड का मतलब होता है जूजामन, जूजामन मतलब टुगेदर मतलब सिस। ठीक है, तो अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो आप उसमें हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी दोगे। अगर हायर प्रायोरिटी सेम साइड है मतलब सिस है तो जेड फॉर्म, अगर हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी ओवर प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड है तो ई फॉर्म। देखो अब इस कंपाउंड में इस कार्बन के अराउंड एक क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है। ठीक है जी, इसमें किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है? क्लोरीन का, तो क्लोरीन को 1 नंबर, फ्लोरीन को 2 नंबर, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट देखना है। इस कार्बन के अराउंड एक आयोडीन है, एक ब्रोमीन है, तो आयोडीन को नंबर 1 और ब्रोमीन को नंबर 2। आप नंबर 1 नंबर 2 भी दे सकते हैं, या हायर प्रायोरिटी या लोअर प्रायोरिटी भी कह सकते हैं। मैं नंबर 1 नंबर 2 देखती हूँ। अब देखो 1 1 सेम साइड है, 2 2 सेम साइड, तो ये हो गया जेड फॉर्म, जेड फॉर्म मतलब सिस। अब इस केस में देखो कार्बन के अराउंड क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक वेट ज़्यादा तो ये नंबर 1, फ्लोरीन नंबर 2। ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है, नंबर 1, ब्रोमीन नंबर 2। अब इसमें नंबर 1 ऑपोजिट, नंबर 2 ऑपोजिट, तो ये बेटा ट्रांस मतलब ई फॉर्म। ठीक है, तो जब चारों ग्रुप डिफरेंट हों तो हम उसमें जेड और ई यूज़ करते हैं, सिस और ट्रांस यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब देखो बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आप जो है डाइपोल मोमेंट देख के भी बता सकते हो कि ये सिस है या ट्रांस। ट्रांस क्योंकि ऑपोजिट साइड होते हैं बेटा, जैसे ये देखो ये क्लोरीन जितना खींचेगी ये क्लोरीन उतना ही खींचेगी, तो ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये हाइड्रोजन जितना खींचेगा ये हाइड्रोजन भी उतना ही खींचेगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन सिस में सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं, तो ये क्लोरीन जितना खींचेगी वो क्लोरीन उसी डायरेक्शन में उतना खींचेगी, तो इनका डाइपोल मोमेंट ऐड होगा। सिमिलरली ये हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में इतना खींचेगी तो उसी डायरेक्शन में ये हाइड्रोजन भी खींचेगी, तो इनका डाइपोल मोमेंट भी ऐड होगा। तो ये प्रॉपर एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो उनके म्यू की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो अगर म्यू की कोई ना कोई वैल्यू है तो वो सिस है, अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो वो क्या है बेटा? ट्रांस। बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर का ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें जो डाइपोल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं और वो ऐड होते हैं और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है क्योंकि बेटा ट्रांस जो होता है वो ऑपोजिट ग्रुप सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं, तो वो फिट वेल इन क्रिस्टल, वो क्रिस्टल में अच्छी तरह से फिट होता है। उसकी फिटिंग अच्छी होने के कारण उसको सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्री होने के कारण बेटा उसको मेल्ट करना मुश्किल होता है, ये मोर सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि मोर सिमेट्रिकल है, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, फिट है क्रिस्टल में, सिमेट्रिकल है, सिमेट्री को पिघलाने में टाइम लगेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। सिस में बेटा क्योंकि डाइपोल्स डिफरेंट डाइपोल्स हैं, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो मैलिक एसिड से मैलिक एनहाइड्राइड बनाना है। अगर आपने किसी ओपन चेन से रिंग चेन बनानी हो तो उसमें से पानी निकाल दो बेटा। देखो इसमें से OH निकाल दो और इसमें से H निकाल दो, पानी बाहर हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे अटैक कर देगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो जैसे ही पानी बाहर होगा आप उसको गर्म करोगे, पानी बाहर होगा, ओपन चेन से रिंग कंपाउंड बन जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ
टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स. Malic cis form on hydroxylation with alkaline KMNO form mesotartaric while fumaric acid transform gives racemic mixture. देखो बेटा कहता अगर सिज फॉर्म की हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो मीजो बनेगा, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म की हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है. रेसिमिक मिक्सचर होता है डी एंड एल का इक्वल मिक्सचर बने, डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्वल मिक्सचर बने. और मीजोफॉर्म क्या होती थी? मीजोफॉर्म होती थी जिसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री लगता था और जो कि नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेज नहीं बनाती थी और ऑप्टिकली इनएक्टिव होती थी. तो सिज फॉर्म से मीजोफॉर्म बनेगी और ट्रांसफॉर्म से डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्वल मिक्सचर बनेगा, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर. तो इस तरह से आप कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर बना सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है एल्डोक्साइम में. एल्डोक्साइम जो होते हैं बेटा, एल्डोक्साइम में ये होता है देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर, और एल्डोक्साइम इस तरह कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड N, और एक नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर बना होता है. अब इसमें आप सिज और ट्रांस कैसे बताओगे बेटा? तो जब आपने इसमें सिज और ट्रांस जब देखना है बेटा, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें भी आप प्रायोरिटीज़ अपने हिसाब से दे दें. अगर बेटा आपका जो हाइड्रोजन और OH है, H और OH सेम साइड में है, देखो H और OH सेम साइड में है तो उसे कहते हैं सिन या सिज. जब आपका H और OH ऑपोजिट साइड में बन जाए तो उसे कहते हैं एंटी. इसमें देखो H और OH सेम साइड में, C डबल बॉन्ड N के सेम साइड में H और OH है तो ये सिन है, और H और OH ऑपोजिट साइड में तो ये है एंटी. अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे चौथा कोई बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे ये लोन पेयर होता है. ठीक है. तो आपने बेसिकली एल्डोक्साइम में C डबल बॉन्ड N के अराउंड H और OH की पोजीशन देखनी होती है. H और H अगर सेम साइड तो सिन, अगर ऑपोजिट साइड तो एंटी. उसके बाद है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड. एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आप कैसे देखोगे बेटा सिज और ट्रांस? देखो अगर CH ये दोनों कार्बन को देखो, अब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि रिंग होने की वजह से ये इनकी रोटेशन फ्री नहीं है, फ्री रोटेशन नहीं है, तो ये ज़्यादा रोटेट नहीं कर सकती. तो इसका CH3 दोनों सेम साइड पे तो ये सिज है, ये CH3 और CH3 ऑपोजिट साइड पे तो ये क्या है, ट्रांस. तो ये दो कार्बन देखने हैं, इनके ग्रुप देखने हैं. सेम ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड में ट्रांस, सेम ग्रुप अगर सेम साइड में तो सिज. ठीक है. तो ये थे सारे हमारे कन्फिग्रेशनल आइसोमर. अब कन्फर्मेशंस क्या होती हैं? कन्फर्मेशंस बेटा आपने +1 में ड्रॉ की होंगी, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉ हॉर्स, वो सारी कॉन्फर्मेशन होती है कि आपने रोटेशन करनी होती है कुछ कुछ एंगल पे, दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशंस. द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इन अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी interconverted by rotation around single bond are called conformations और conformational isomer. conformational isomer में आप रोटेशन करते हो कुछ कुछ एंगल पे. तो सबसे पहले अगर हम इथेन की कन्फर्मेशन देखें, इथेन क्या होता है? पहले इथेन ड्रॉ करो बेटा. CH3 इज इथेन. अगर मुझे इसकी कन्फर्मेशंस बनानी हो तो बेटा देखो ये जो ये है, ये डॉट है, ये वाला CH3 है, ये वाला CH3 है, और ये जो गोला है ये दूसरा CH3 है. जो डॉट है वो पहला CH3 और जो गोला है वो दूसरा CH3 है. अब जो 1 है उसके उस कार्बन के अराउंड कितने हाइड्रोजन है? 3. तो डॉट के अराउंड मैंने 3 हाइड्रोजन ड्रॉ कर लिए, 1 2 3. ठीक है. और जो दूसरा कार्बन है जो मैंने गोले की फॉर्म में बनाया, जो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन होती है उसको डॉट या और गोले से बनाते हैं. पहले कार्बन को डॉट से बनाया, दूसरे कार्बन को गोले से. दूसरे कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है. ये 3 हाइड्रोजन किस एंगल पे बनाई है? अगर एक्लिप्स्ड फॉर्म बना रहे हो तो 60 डिग्री के एंगल पे. तो बेटा थोड़ा सा इधर टिल्ट कर दिया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, मतलब थोड़ा सा 60 डिग्री के इन दोनों के एंगल पे. और जो दूसरी स्टैगर्ड कन्फिग्रेशन होती है वो 180 के एंगल पे. देखो ये कार्बन नंबर 1 है, इसके 3 हाइड्रोजन तो आपने प्लेनर ट्रायंगल में बना लिए, और जो दूसरा कार्बन है उसके जो है वो 180 के एंगल पे. अगर ऊपर हाइड्रोजन है तो उसके नीचे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है तो इसके इस साइड हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है तो इसके इस साइड. तो 180 के, अगर 180 के एंगल पे है तो स्टैगर्ड कन्फिग्रेशन, अगर 60 डिग्री के एंगल पे है तो बेटा एक्लिप्स्ड कन्फिग्रेशन. ठीक है बेटा.
डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कन्फिग्रेशन। कन्फर्मेशन में क्या होता है बेटा, हम डिफरेंट एंगल पे रोटेट करते हैं, 0 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, और डिफरेंट रोटेशन के अराउंड पे कन्फर्मेशन बनाती हैं। 0 और 60 डिग्री पे एक्लिप्स्ड बनती है, 180 डिग्री पे जो है आपकी स्टैगर्ड कन्फिग्रेशन बनेगी। ठीक है बेटा, लेकिन कन्फिग्रेशन में क्या होता है, कन्फिग्रेशन में डी एंड एल मतलब जो कंपाउंड है वो लाइट को राइट साइड घुमा रहा है या लेफ्ट साइड घुमा रहा है, तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन स्पेस वो डिफर करती है, दैट इज कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब आपने कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन बनाई बेटा, एक एक्लिप्स्ड फॉर्म बनी, एक स्टैगर्ड फॉर्म बनी। तो इन्होंने बताया है कि जो कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन है उसमें आपको पता लगता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड हम रोटेशन कर रहे हैं। जो स्टैगर्ड और एक्लिप्स दो फॉर्म बनी है उनमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस 12.55 किलो जाउल है। ये ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है, तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में ईजिली रोटेट हो जाती है। इनमें जो आपस में एनर्जी बैरियर है उसे कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करने के लिए उसे कहते हैं टॉर्शनल एनर्जी। एज सच इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। कहते हैं इन दोनों कन्फर्मेशन को सेपरेट करना आसान नहीं है, क्योंकि बेटा ये इंटर कन्वर्टिबल हैं, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस इज नॉट वेरी लार्ज। सिमिलरली बेटा आप प्रोपेन की बना सकते हैं। प्रोपेन क्या होता है बेटा, CH3 CH2 CH3। ठीक है जी, दिस इज प्रोपेन। ठीक है, इसे आप कार्बन नंबर 1 मान लें, इसे आप कार्बन नंबर 2 मान लें। ठीक है, कार्बन नंबर 1 को डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, या आप अपने इसको ही कार्बन नंबर 1 मान लें, सॉरी इसी को कार्बन नंबर 1 मान लें, जैसे हमने पिछले माना था इसको कार्बन नंबर 2 मान लें। ठीक है, कार्बन नंबर 1 को डॉट से रिप्रेजेंट किया, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, एक ऊपर और 2 नीचे। ठीक है जी, कार्बन नंबर 2 के पास 2 हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है। तो बेटा 60 डिग्री के एंगल पे जब अपने एक्लिप्स बनानी है तो ये हाइड्रोजन के इधर मिथाइल, इस हाइड्रोजन के 60 डिग्री पे दूसरा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के 60 डिग्री पे तीसरा हाइड्रोजन। जब आपने स्टैगर बनानी है तो हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के बिल्कुल ऑपोजिट हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के बिल्कुल ऑपोजिट CH3, मतलब वो 60 से आपने अब 180 कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे ले आना है ये CH3। ठीक है, तो एक एक्लिप्स्ड जो है, एक एक्लिप्स्ड फॉर्म बन गई, एक स्टैगर्ड फॉर्म बन गई। इनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है 13.8 किलो जाउल होता है। सिमिलरली बेटा आप ब्यूटेन की बना सकते हैं। ब्यूटेन इज CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसे कार्बन नंबर 1 मान लें, इसे कार्बन नंबर 2 मान लें। कार्बन नंबर 1 के अराउंड बेटा एक CH3 है, 2 हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 2 के अराउंड जो गोला है दैट इज कार्बन नंबर 2, इसके अराउंड भी 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है। एक बार आपने ये एंटी फॉर्म बनाई है, एंटी होती है स्टैगर्ड, मतलब 180 डिग्री के एंगल पे। CH3 के नीचे CH3, H के बिल्कुल ऑपोजिट H, इस H के ऊपर H। ठीक है, ये ठीक है, एक बार आपने गौशे बनाई है, गौशे मतलब CH3 के ऑपोजिट CH3 ना करके H कर दिया, H के ऑपोजिट CH3 कर दिया, H के ऑपोजिट H कर दिया। स्टैगर्ड और गौशे जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं। ठीक है, एक्लिप्स्ड फॉर्म में अब आपने CH3 के 60 डिग्री के एंगल पे H कर दिया, फिर इसके भी 60 डिग्री के एंगल पे H कर दिया, इसके भी 60 डिग्री के एंगल पे CH3 कर दिया। ठीक है, अगर आप 0 डिग्री का एंगल रखोगे तो फुली एक्लिप्स्ड होगा, अगर आप 60 डिग्री का एंगल रखोगे तो पार्शली एक्लिप्स्ड होगा। तो दीज आर द कॉन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन, आप अपने आप ट्राई करें। ठीक है, उसके बाद है कौन कौन से फैक्टर हैं जो कन्फर्मेशन स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। टॉर्शनल स्ट्रेन कितनी है बेटा, स्टीरिक स्ट्रेन कितनी है, एंगल स्ट्रेन कितनी है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कितनी है। मतलब जितनी जितनी स्ट्रेन्स होंगी उससे जो है कन्फर्मेशन डिफर करती रहेंगी, उससे डिपेंड करेगा कि कितने एंगल पे आपने रोटेट करना है। ठीक है, सेम लास्ट इज द कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन होता है ये, इसकी कन्फर्मेशन बनानी है बेटा। इसकी 2 कन्फर्मेशन होती है, एक चेयर कन्फर्मेशन और एक बोर्ड कन्फर्मेशन। तो बेसिकली आप जो चेयर कन्फर्मेशन है वही करते हैं। ये चेयर कन्फर्मेशन है, ये बोर्ड कन्फर्मेशन है। तो 2 कन्फर्मेशंस आप ड्रॉ कर सकते हैं और हाइड्रोजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्विस्टेड बोट और हाफ चेयर होती है। वैसे 4 कन्फर्मेशन होती है, एक चेयर, एक बोट, एक ट्विस्टेड बोट और एक हाफ चेयर। वो आप अपने आप ट्राई करें, अगर कोई डाउट आए तो मुझसे पूछें। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा। अब हमारा लास्ट चैप्टर रह गया साइक्लो एल्कीन्स एंड एल्कीन्स। थैंक यू सो मच।